आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें क्या है कि दो वेक्टर को ऐड करना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये दोनों वेक्टर गिवन है, ठीक। दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा डिग्री, ये दिया हुआ है। हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो लॉ कौन सा है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें क्या करते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है पैरेललोग्राम, तो इसमें सबसे पहले ए और बी को मान करके पैरेललोग्राम बनाना है। हम ए के पैरेलल एक लाइन खींचे जो क्या है, ओ और ए के इक्वल है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ओ ए के इक्वल लेंथ का एक बी सी लाइन खींचे और दूसरा ओ बी के इक्वल लेंथ का एक लाइन ए सी खींचे। ये चारों पॉइंट को मिला करके एक पैरेललोग्राम बना, ओ ए सी बी, यह एक पैरेललोग्राम बना। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि दो वेक्टर से बनने वाले पैरेललोग्राम लॉ के डायगोनल के बराबर होता है। जो भी पैरेललोग्राम बनेगा उसके डायगोनल को हम लोग क्या कहते हैं, रिजल्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी इक्वल टू क्या है, आर। आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए और बी का समेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे ले लेते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू ओ ए। जो भी लेंथ होगा इस वेक्टर का ओ ए, यह वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका एंगल क्या है, तो एंगल हम लोग जनरली किससे लेते हैं, एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस पे अगर कोई वेक्टर दिया रहेगा तो उसका एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि वेक्टर ए का जो एंगल है वह 0 डिग्री है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वह कितना है, ओ ए। इस मैग्नीट्यूड को हम लोग सिंपली ए से भी लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ए के ऊपर कोई वेक्टर का साइन रहता है तो इसका मतलब हुआ कि यह वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसके दोनों तरफ से मोड लगा हुआ है तो ये टोटल ओवरऑल ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड। तो हम इसी मैग्नीट्यूड को दो तरीके से लिख सकते हैं, ओ ए या फिर स्मॉल ए। जो भी यहाँ वेक्टर दिया रहेगा उसी का यहाँ नाम रहेगा, बस इस पे एरो नहीं होगा, ठीक। उसी तरह दूसरा दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसका लेंथ क्या दिया हुआ है, ओ टू बी, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वह क्या होगा, ओ से लेकर के बी तक। इसे सिंपली क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। इसका एंगल कितना है, तो थीटा का जो वैल्यू दिया हुआ है यह थीटा होगा, ठीक। कितना होगा, एक्स एक्सिस से वेक्टर बी का जो एंगल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। तो एंगल क्या हो जाएगा वेक्टर बी का, थीटा हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द टू वेक्टर एज एडजेसेंट साइड। जैसा कि फिगर में देखे थे, क्या था, वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर लिए थे और दोनों को मिला करके एक पैरेललोग्राम बना। उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वह डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करता है, ए और बी का रिजल्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, दिया हुआ है क्लियरली कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। किसके बराबर है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। जो भी पैरेललोग्राम बनाया गया है उस दोनों वेक्टर को मान करके उसके डायगोनल के बराबर होगा, ठीक। जैसा कि फिगर में था कि ट्रायंगल ए सी डी, इस ट्रायंगल में हम अगर कॉस थीटा लिखते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या दिया हुआ है, ए डी, और उसका हाइपोटेनस क्या है, ए सी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू ए डी बाई ए सी। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी, जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन ए सी का वैल्यू बी के बराबर है तो हम यहाँ पे बी लिख सकते हैं। फाइनली क्या आएगा, ए डी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा। हम इसका वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जब हम रिजल्टेंट यानी डायगोनल जब निकालने जाएंगे तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन चाहिए। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो हम वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम उससे क्या करेंगे, रिजल्ट निकाल लेंगे। जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डायगोनल होगा, मतलब जो पैरेललोग्राम बना है उसके डायगोनल को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करना पड़ता है। इसलिए हम क्या बनाए थे, ओ सी डी एक ट्रायंगल बनाए थे। एक बार फिगर को फिर से देख लीजिएगा, उस ट्रायंगल में क्लियर हो जाता है कि ए डी का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, बी कॉस थीटा होगा। फिर से उसी ट्रायंगल में जो ट्रायंगल था, क्या था, ए सी डी, यह एक ट्रायंगल लिए हम फिर से बना दिए हैं। यहाँ पे पॉइंट ए था, यहाँ पे पॉइंट सी है, यहाँ पे पॉइंट डी है। यह थीटा है और यह वैल्यू क्या है,
बी है। इस ट्रायंगल में अगर हम साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा है, सी डी, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी। तो हम यहाँ पे सी डी का वैल्यू नहीं जान रहे हैं, लेकिन ए सी का वैल्यू जान रहे हैं कि यह क्या होता है, बी होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू सी डी बाई ए सी क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू सी डी बाई ए सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए सी की जगह पे बी लिख सकते हैं। फाइनली क्या आया, सी डी इक्वल टू बी साइन थीटा। तो इस ट्रायंगल में हमें दो वैल्यू मिला, एक मिला सी डी जिसका वैल्यू है बी साइन थीटा, और इससे पहले क्या मिला था, ए डी जिसका वैल्यू था क्या, बी कॉस थीटा। ठीक, और यह ट्रायंगल किसका था, पैरेललोग्राम का एक छोटा सा पार्ट था। जो पैरेललोग्राम कैसा बना हुआ था, इस ढंग का एक पैरेललोग्राम बना हुआ था। वेक्टर ए था यहाँ पे वेक्टर बी था, ओ पॉइंट बी, और इसी का जो रिजल्ट था वेक्टर ए और वेक्टर बी का वह क्या था, डायगोनल था, आर इक्वल टू ए प्लस बी। यह ए और बी के समेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ट्रायंगल ओ सी डी, ओ दिख रहा है, सी और पॉइंट डी, ओ सी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओ सी डी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग ये लगा सकते हैं कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वह किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू सी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। सी डी क्या है, सी डी जो है परपेंडिकुलर है, ओ डी क्या है, यह बेस है, और ओ से सी तक, ओ सी क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो क्या लिखे, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख लिए, जैसे कि कर्न स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो क्या हो गया, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी सी डी का स्क्वायर प्लस जो बेस है, तो बेस क्या है, ओ डी, तो ओ डी की जगह पे लिख लिया ओ डी का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे फिर से लिख सकते हैं कि ओ डी का जो वैल्यू है यह दो पार्ट में आया है। कैसे आया है, ओ से ए प्लस ए से लेकर के डी तक। तो हम इसे फिर से लिख लिए हैं कि ओ सी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ओ ए प्लस ए डी का होल स्क्वायर। तो यह क्या हो गया कि ओ डी के जगह पे ओ ए प्लस ए डी, ओ से डी तक का जो डिस्टेंस है इसे दो पार्ट में लिखे हैं, ओ ए प्लस ए डी, यह टोटल डिस्टेंस हो गया, ओ डी इक्वल टू ओ ए प्लस ए डी का होल स्क्वायर। अब हम सबका वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, ओ सी के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, आर स्क्वायर, मतलब ओ सी का स्क्वायर इसलिए क्या रखे, आर स्क्वायर, सी डी का वैल्यू क्या निकाले थे, बी साइन थीटा, तो यहाँ सी डी स्क्वायर है इसलिए क्या रखेंगे, बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ओ ए, तो ओ ए वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड था क्या था, ए था, प्लस ए डी की जगह पे क्या रखे, बी कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसे क्या लिख सकते हैं, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। यह बी की जगह पे क्या है, बी कॉस थीटा है, मतलब ओवरऑल टोटल लिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो क्या रखना है यहाँ पे, ए की जगह पे जो भी है यहाँ पे ए प्लस बी कॉस थीटा, तो ए यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे क्या आएगा, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस टू ए बी, तो टू ए बी की जगह पे टू इंटू ए इंटू बी, तो बी की जगह पे बी कॉस थीटा है तो बी कॉस थीटा रखें। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा एक जगह पे है, दूसरी जगह पे बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों जगह पे बी स्क्वायर है, हम बी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो बी स्क्वायर को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से बी स्क्वायर बाहर निकाल लिए, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका बी स्क्वायर जब बाहर निकाले तो इसका क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो गया, बी स्क्वायर को बाहर ले लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा, एज यूजल जैसे था वैसे हम यहाँ पे छोड़ दिए, प्लस ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर जो है यह बचा हुआ था तो इसको यहाँ पे लिख लिए ए स्क्वायर। अब क्या करते हैं, बी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर के बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा गायब हो गया। क्यों गायब हो गया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वह 1 होता है,
1 से मल्टीप्लाई किए बी स्क्वायर में तो क्या आएगा वैल्यू, वही रह जाएगा बी स्क्वायर। इसलिए हम इस पूरे के बदले में क्या लिखे हैं, बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा को लिख दिए, प्लस ए स्क्वायर जो भी था यहाँ पे उसे एज यूजल लिख दिए ए स्क्वायर। अब इसे हम फिर से रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या करते हैं कि ये आर स्क्वायर का वैल्यू था तो आर स्क्वायर इक्वल टू पहले ए स्क्वायर लिख लिए, फिर बी स्क्वायर लिख लिए प्लस 2ab कॉस थीटा। एक्चुअली ये आर का वैल्यू जब निकालना होगा तो हम स्क्वायर को जब हटाते हैं तो दूसरे साइड जब अपोजिट साइड जाता है तो उसको जगह पे क्या आता है, रूट आता है। तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यह आर जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्ट, जिस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना था, थीटा। तो मेरे पास क्या क्या डाटा दिया हुआ था, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ था, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ था और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल दिया हुआ था थीटा। तो ओवरऑल मुझे रिजल्ट निकल गया। रिजल्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फार्मूला हमें याद रखना है। यह फार्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का समेसन जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का मैग्नीट्यूड, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो आर इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्ट हुआ उसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट आया उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या निकालना है, तो tan फाई। tan फाई क्या होता है, तो tan फाई जो है यानी कि फाई ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे है। जो रिजल्टेंट वेक्टर आया जिसका मैग्नीट्यूड आर है, इसका एंगल जब निकालना है तो एक्स एक्सिस से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फाई एंगल पे। तो इस फाई का वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम tan का प्रयोग करें। तो tan क्या करेगा, tan फाई, तो tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे tan फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या था, सी डी, कौन से ट्रायंगल में, ओ सी डी ट्रायंगल में। जो बड़े वाले ट्रायंगल को लिए थे, जो बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल को लिए थे, जिसमें क्या था, ओ सी डी। ये फाई है। ठीक, तो tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी बाई ओ डी। सी डी का वैल्यू क्या आया था, बी साइन थीटा, और ओ डी का जो वैल्यू था वह दो पार्ट में था, जिसमें क्या था, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, tan फाई इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ पे जब सिर्फ फाई निकालते हैं तो tan जब जाता है अपोजिट साइड इक्वल के तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। तो क्या हो गया, फाई इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। यह फाई किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो रिजल्टेंट फैक्टर है उसके एंगल को, और आर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्टेंट फैक्टर के मैग्नीट्यूड को। केस फर्स्ट में क्या देखते हैं कि अगर दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, मतलब दोनों वेक्टर एक ही लाइन में है तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। ऐसे केस में जो रिजल्टेंट आएगा उसका क्या वैल्यू होगा, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओ ए इक्वल टू ए, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, ओ बी इक्वल टू बी। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। तो हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताए थे क्या, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या आएगा, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1, तो क्या आएगा वैल्यू, 2ab। अब यहाँ पे क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यह किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे रूट है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आर का जो वैल्यू आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ए बी आएगा। तो यहाँ पे आर इक्वल टू क्या आ गया, ए बी आ गया। अगर हम एंगल को चेंज करते हैं, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इस दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल लिए हैं वह कितना लिए हैं, 90 डिग्री लिए हैं। तो ऐसे केस में जो रिजल्टेंट आएगा, ए और बी का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, रिजल्टेंट
आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस 90 इक्वल टू क्या होता है, जीरो। इस जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह किस केस में होगा, यह 90 डिग्री वाले केस में होगा, जब दो वेक्टर आपस में क्या हो, 90 डिग्री पे हो, तब उसका अगर रिजल्टेंट निकालना हो तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, एक और केस लेते हैं, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है। तो फिर से उसी फार्मूला का यूज करना, मतलब जो फार्मूला बोले थे वो उसको याद रखना है। क्या होता है, आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, तो 2ab इंटू -1, या ओवरऑल वैल्यू क्या आया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यह किसका फार्मूला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आप सभी जानते हैं कि रूट अंडर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है और यहाँ पे रूट है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आर का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, आर इक्वल टू ए माइनस बी। हम लोग क्या देखते हैं कि जो रिजल्ट आ रहा है ए और बी दो वेक्टर के बीच का, वो रिजल्ट मिनिमम ए माइनस बी होता है और मैक्सिमम ए प्लस बी। मतलब जब दो वेक्टर दोनों के बीच 180 डिग्री का एंगल होता है तो वहाँ पे सबसे कम जो रिजल्ट आएगा वही आने वाला है, वो क्या होता है, ए माइनस बी के बराबर होता है। और जब सबसे ज़्यादा आने की बात होती है तो दोनों क्या होना चाहिए, दोनों वेक्टर का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, मतलब 0 डिग्री होना चाहिए। वैसे केस में जो रिजल्ट आता है वो ए प्लस बी आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी दो वेक्टर का जिसका मैग्नीट्यूड ए और बी दिया हुआ है, उसका रिजल्ट जो होता है वो लाई करता है किसके बीच, ए माइनस बी से लेकर के ए प्लस बी के बीच में। मतलब उसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो ए माइनस बी के बराबर होगा और जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो ए प्लस बी के बराबर होगा। हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 4 यूनिट एंड 6 यूनिट एंड 60 डिग्री इज द एंगल बिटवीन देम। मतलब दो वेक्टर दिया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड एक का मान लिए ए इक्वल टू 4, बी का मान लिए 6, और दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो इस दोनों वेक्टर का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, तो हम फार्मूला क्या जानते हैं, आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो थीटा कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री, हम 60 रख दिए। तो क्या हो जाएगा, ए के जगह पे 4 का स्क्वायर प्लस बी के जगह पे 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह पे कितना है 4 है, इंटू बी के जगह पे कितना है 6 रख दिए, इंटू कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो क्या आएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 इंटू 6 24। ये क्या आया, रूट अंडर 76 आया, और इसका जब रूट निकाले तो 2 रूट 19 आया। यह इसका रिजल्ट हुआ 2 रूट 19 किसका, वेक्टर ए और वेक्टर बी का, जिसका मैग्नीट्यूड 4 और 6 दिया हुआ था और दोनों के बीच का एंगल कितना दिया हुआ था, 60 डिग्री। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ गिवन वेक्टर्स। दो वेक्टर दिया हुआ है ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 4, और दोनों के बीच का एंगल कितना दिया हुआ, 120 डिग्री। इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आर होगा। तो आर का फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री का वैल्यू -1/2 होता है। तो हम वैल्यू रख देते हैं सबका, ए की जगह पे 4 रखना है तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि बी का भी वैल्यू कितना है 4 दिया हुआ है, प्लस 2ab 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री का वैल्यू -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू 4 16, ये -1 है तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस 16 और -16, ये दोनों कैंसिल हो गया। क्या बचा, रूट अंडर 16। आंसर क्या आया इसका 4। तो ये बात समझ में आ गया कि जब भी दो वेक्टर को ऐड करना होता है, दोनों के बीच का अगर रिजल्ट एंगल दिया हुआ है तो उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस फार्मूला पे हम लोग क्या करते हैं,
कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में दो वेक्टर दिया हुआ है, दोनों वेक्टर का रिजल्ट भी दिया रहेगा, हमसे एंगल पूछ देगा कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। तो क्या करना है, इसी फॉर्मूला का यूज करना है। इस फॉर्मूला में आर का ही वैल्यू पुट करना है, ए का ही वैल्यू पुट करना है, बी का ही वैल्यू पुट करना है। अब एक इक्वेशन बन रहा है, इसमें एक ही अननोन वैल्यू है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। सबका वैल्यू पुट कर देंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे और थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक।